हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब फैमिली एपी जुडिशरी जोन में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। इसके कुछ पार्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला है, इससे आगे आज के वीडियो में चलेंगे। तो यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके चैनल से प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे तो एक स्टोरी के जैसे, कहानी के जैसे आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो इसलिए आप लोग पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर कौन कौन से यूरोपीय आए थे, जैसे पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। ठीक, तो ये सब मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को। पुर्तगाल कब कब आए, क्या क्या किए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज़ों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया था। आज के वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जबकि ब्रिटिश अंग्रेज आ गए थे और पहले से पुर्तगाली थे ही, तो दोनों लोगों में क्या होता है कि एक युद्ध के माध्यम से या फिर हमेशा उन लोगों में टकरार चलता रहता है कि हम अपना कंपनी स्थापित करेंगे या फिर हम व्यापार करेंगे। तो इसी में एक विवाह के माध्यम से इन लोगों में एक डील होती है। आइए देखते हैं कौन सी होती है। 1661 ईस्वी में, इसका सन पूछा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। यानी कि पुर्तगाली जो थे, भारत में पहले से आके रह रहे थे, वो अपने राजकुमारी कैथरीन की विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से कर दिए। तो उनको जो बम्बई है हमारे देश का, उनको दहेज में प्राप्त हो गया, दहेज के रूप में, या फिर यूँ कहें कि उपहार स्वरूप में प्राप्त हो गया, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चूँकि जो पुर्तगाली थे उन्होंने दिया था अंग्रेज को दिए थे, जिनका नाम चार्ल्स द्वितीय था। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उसको 1 साल में 10 पाउंड किराए पर दे करके उसको उसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, बम्बई राजी को। आगे पढ़ लेते हैं। 1668 में देख लेते हैं क्या हुआ था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने उस समय बम्बई और पश्चिमी तट पर घेरा डाला तथा मक्का और हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद औरंगजेब जो था मुगल काल का शासक, ने इसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से मुगल काल के शासक ने अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर निष्कासित करने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। इन्होंने, जो जॉन चाइल्ड थे, इन्होंने क्या किया था कि जो पश्चिमी तट है भारत का, वहाँ से ही जाते हैं लोग मक्का मदीना, तो वहाँ से हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। ये सन याद रखते जाइएगा आप लोग। अगला है 1651। 1651 में क्या हुआ था। इसमें बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। यानी कि इन लोगों को बंगाल में सबसे पहले व्यापार करने की छूट दी थी। तो कौन दिया था? शाह सुजा ने दिया था। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब धीरे धीरे करके अपना प्रभुत्व पूरे भारत में जमाएगी और 1947 तक रहेंगे ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, जो बंगाल है उसके क्षेत्र में सुतानुती, फिर कालीकट और फिर गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। बाद में यह कलकत्ता नगर कहलाया, यानी कि कलकत्ता नगर की स्थापना ये लोग किए थे। इसकी नींव जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कलकत्ता की खोज या फिर कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। अंग्रेजों का तो प्रभुत्व खत्म नहीं होता है 1947 तक। इसी बीच आते हैं आपके डेनमार्क। तो डेनमार्क से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है और अब तो बिल्कुल विलुप्त सा हो गया है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। बाकी आते हैं फ्रांसीसी, जो कि लास्ट में आए थे। तो अब फ्रांसीसी आएंगे, फिर फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच युद्ध होगा, फिर अंग्रेज़ों का कैसे कैसे प्रभुत्व बढ़ता है भारत पर और कैसे एक समय आता है कि भारत को पूरा वो लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। पढ़ेंगे, ये तो पूरा इतिहास में इन्हीं लोगों का है। आगे आप देखते हैं फ्रांसीसी आते हैं तो फिर क्या कुछ वे करते हैं। 1668 में ईस्वी में प्रथम कोठी इन लोगों की सूरत में स्थापित होती है और इसका नेतृत्व कौन करता है? फ्रैंको कैरो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रथम कोटि सूरत में जब स्थापित की गई थी फ्रांसीसियों की, तो किसके नेतृत्व में की गई थी? तो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में की गई थी। बाकी इनका सन था 1668। तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ
कि जो इनका सन है कि किस सन में इनकी प्रथम कोठी स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और कभी कभी तो एक तरफ सन और एक तरफ कंपनियों के नाम दे रखा है, यूरोपियों के नाम दे रखा है और मैच करने को दे दिया है कि कौन सी कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो आप लोग सन याद रखिएगा कि प्रथम कोठी सूरत में फ्रांसीसियों की स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 1674। फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रेक्विंस मार्टिन ने शेर खां लोदी से पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी भी उसको किया था, कहा जाता है, प्राप्त किया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो किससे किससे पुदुचेरी प्राप्त की थी, तो शेर खां लोदी से। आगे देखते हैं। अब आता है इन लोगों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत बार एग्जाम में सवाल बना हुआ है, कर्नाटक का युद्ध। तो 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं इन लोगों के बीच में। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध इसके नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की असल बात ये है कि इंडिया में इसका कोई मतलब था ही नहीं इस युद्ध का। बस ये लोग यूरोप के जो शासक थे, जो जितने भी देश थे, आपस में लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। तो चूंकि ये लोग भारत में थे, फ्रांसीसी भी आ गए थे और इंग्लैंड यानी यूँ कहें कि अंग्रेज भी आ गए थे। तो उसका कुछ पार्ट ये लोग अंग्रेज में उस समय थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक में। तो उसको आगे पढ़ लेते हैं। गृह सरकारों के आज्ञा के विरुद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी या यूँ कहें कि फ्रांस में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी से कुछ जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध का तत्कालिक कारण बना, और कहाँ पे बना? भारत में बना। ठीक, वैसे पहले तो इन लोगों के बीच युद्ध चल ही रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, वहाँ पे ऑस्ट्रिया में, यूरोप में। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज जो थे ये फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, इसलिए ये युद्ध इंडिया में भी कर्नाटक के हिस्से में छिड़ गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। अब इन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि अंग्रेज मिले हुए थे इन यहाँ के राजाओं से। धीरे धीरे मिल करके फिर मैं आपका सहायता करूँगा, ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने पूरा देश पे अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे जो कर्नाटक के नवाब थे उस समय, इनका नाम याद रखिएगा, अनवरुद्दीन। और इसने किसके नेतृत्व में भेजा था सेना? तो महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिकों को भेजे थे युद्ध करने के लिए। लेकिन फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज इनको क्या करता है? परास्त कर देता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे उनकी तरफ से सेनापति कौन था? तो महफूज खां था। और जो फ्रांसीसी कैप्टन था उसका नाम क्या था? पैराडाइज था, जिसमें पैराडाइज की जीत होती है और महफूज खां की हार होती है। यूरोप में जैसे ही ये युद्ध बंद हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का बंद, वैसे ही इंडिया के कर्नाटक में भी यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो इसका नाम है एक्स ला शापेल की संधि। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज रहते हैं उनको मद्रास दे दिया जाता है, और बाकी जो फ्रांसीसी रहते हैं वो नीदरलैंड को दे देते हैं कुछ, और अपने लुइसबर्ग का जो स्थान रहता है खुद ले लेते हैं। तो यही इस संधि में होता है। लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है कि एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा क्या किया गया था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त किया गया था। अब ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रांसीसी डुप्ले था, यानी ये फ्रांस का था डुप्ले, इन्होंने क्या किया था कि पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चों पर नियुक्त करवाया। यानी कि इसने राजाओं से क्या कहा कि आप लोगों को हम यूरोपीय सेना देंगे, लेकिन खर्च आप लोगों को इस सेना का उठाना होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों का वर्चस्व यूरोपियों का भारत में बढ़ा। 1664 में ईस्वी में लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1664 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा की गई थी। और इस कंपनी का नाम क्या रखा गया था? तो कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कंपनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है पीसीएस में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध पे, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच। सन याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि सन मैचिंग करने के लिए दे देता है। तो पहला कब हुआ था? 1746 से 48 तक, ठीक। और दूसरा हुआ है आपका 1749 से 1754 ईस्वी तक।
अब ये भी किससे किससे बीच होता है, तो जो पहले होते हैं वही है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी इसमें, और इसके स्थान पर गोडेहू को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो थे फ्रांसीसी गवर्नर, जब इस युद्ध में इनकी हार हो गई डुप्ले की, तो क्या हुआ कि यहाँ पे गोडेहू को बनाया गया था भारत में इनका वायसराय फ्रांसीसियों का। और यह युद्ध किससे समाप्त हुआ, तो यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ 1755 में समाप्त हुआ था। ठीक, द्वितीय, अब बस आपको यही पूछेगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, या फिर किस सन में हुआ था, या फिर किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1749 में से 1754 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ, और यह पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम युद्ध किसके संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट आते हैं 1756 से 1763 ईस्वी में कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। अब इन लोगों के बीच में कभी व्यापार को लेकर के, कभी कंपनियां स्थापित करने के रूप में लेकर के, कभी किसी माध्यम में इन लोगों के बीच में युद्ध होता रहता है। तो तीसरा युद्ध कब होता है, 1756 से 1763 में। अगर क्रम वाइज याद करें तो पहला 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 63। इसमें पेरिस के संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। आपको इतना ही याद रखना है कि जो तीसरा युद्ध था वो किसकी संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। दूसरा युद्ध किसके साथ समाप्त होता है, और पहला युद्ध किसके साथ, किस संधि के साथ समाप्त होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजों ने इस संधि के अनुसार चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेश को लौटा दिया था। ये 1749 तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहा था। तो इस संधि में क्या किया था अंग्रेजों ने कि चंद्रनगर को छोड़ करके बाकी अन्य प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिया था। अब आगे देखते हैं 1760 का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, वांडीवाश का युद्ध। ठीक, वांडीवाश का युद्ध पूछता है कि कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई। और इस युद्ध के बाद लगभग फ्रांसीसियों का प्रभुत्व तो बहुत कम हो गया, और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को अपने कब्जे में ले लिया। अब आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे करके अंग्रेज अब फ्रांसीसियों को, जो पहले पुर्तगाली आए फिर उनका प्रभुत्व कम किए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क और फिर फ्रांसीसी। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों का समाप्त होता है, क्रम समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज कैसे कैसे छोटे छोटे जगहों के राजाओं को हरा करके अपना प्रभुत्व पूरे इंडिया में शुरुआत किए हैं, यानी अपना प्रभुत्व जमाए हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और स्टोरी के माध्यम से आपको रिवीजन हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।